अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। मुख्तलिफ लफ्ज़ आप सुनेंगे, उनमें से चंद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सुपरनोवा क्या होता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बनते हैं, ब्लैक होल से क्या मुराद ली जाती है। तो ये चंद बहुत यानी जो आम अल्फाज जो आम टर्म्स बोली जाती हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम आम तौर पे फिजिकल जो एंटिटी होती है जो एसोसिएट करती है या स्ट्रक्चर होती है किसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, उसे हम बोलते हैं। अब बहुत से जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टार्स है, वाइट डवार्फ है, स्पेस डस्ट है, मेटेरियल्स, कॉमेट्स, पल्सर, ये सब के सब आपके पास एक तरह से कह लें लेट स्टेज है किसी स्टार की। यानी स्टार जब मरता है तो ये उस वक़्त की स्टेजेस आती हैं। तो उनके जो डिफरेंस हैं ये बुनियादी तौर पे उनके स्ट्रक्चर या उनका जो एंड हो रहा होता है वो हमें बताता है कि उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये आगे चल के देखते हैं। तो जो डिटेक्शन है, क्लासिफिकेशन है या मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की, वो बुनियादी गोल होता है हमारे पास। तो वो क्वांटिटीज जो हमें उसकी ल्यूमिनोसिटी और जो बताती हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की, उनका साइज, टेम्परेचर, उसको हम बेसिक एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसकी मदद से हम उसे क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि ऑब्जेक्ट और बॉडी को हम यानी इंटरचेंजली देखते हैं। आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को हम आमतौर पे सिंगल टाइटली बॉन्ड कंटीजियस एंटिटी के तौर पे लेते हैं, जबकि जब हम ऑब्जेक्ट का लफ्ज लेते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, लेस कोहेसिवली बाउंड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें मल्टीपल बॉडीज हो सकती हैं। तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट की टर्म में आता है। अब सबसे बेसिक है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार बुनियादी तौर पे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ल्यूमिनस स्फीराइड ऑफ प्लाज्मा होते हैं, जिनको उनकी अपनी ग्रेविटी इकट्ठा करके रख रही होती है। सादा लफ्जों में बोला जाए तो स्टार्स बुनियादी तौर पे जब उनका मटेरियल ड्रिफ्ट करता है स्पेस में, कंडेंस हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो इतना डेंस हो जाता है कि वहां पे फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। हमारी ज़मीन के सबसे करीबी जो स्टार है या सबसे बड़ा स्टार है वो सन के तौर पे हम लेते हैं। बहुत सारे सितारे हम इंसानी आँख से देख सकते हैं रात के वक़्त, जो आपको मल्टीट्यूड पे दिखाई देते हैं, फिक्स्ड ल्यूमिनस पॉइंट पे स्काई पे, और उनका ज़मीन से अच्छा खासा फासला होता है। अब अगर हम कहें कि आपके पास इसके स्टार की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जब सितारा चमकता है तो वहाँ पे बेसिक कांसेप्ट क्या चल रहा होता है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन चल रही होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हीलियम में जा रही होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और वो स्टार के अंदर से बाहर निकलती है और आउटर स्पेस में जाती है। तमाम जितने भी आल नेचुरली एलिमेंट्स हैं हेवियर देन हीलियम, वो वहाँ पे क्रिएट हो रहे होते हैं न्यूक्लियर सिंथेसिस के, यानी स्टार की ज़िंदगी के अंदर-अंदर। तो स्टार का एक सुपरनोवा यानी न्यूक्लियर सिंथेसिस होता है जब वो एक्सप्लोड करता है। क्या मतलब इस बात का कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिर में आ जाता है तो स्टार कह सकते हैं कि डीजेनरेट करता है मैटर को। डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे और उसके मटेरियल पे कि स्टार जो डेवलप करेगा डिफरेंट थिंग जो सुपरनोवा के नतीजे में होगी, उसमें न्यूट्रॉन स्टार्स भी होंगे, उसमें ब्लैक होल्स भी होंगे। अब जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो सितारे का मास, एज, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है और दीगर प्रॉपर्टीज उसकी मोशन से समझते हैं। अब उसकी जो आपके ल्यूमिनिसिटी है, जो स्पेक्ट्रम है रिस्पेक्टिवली उसकी मदद से। तो टोटल मास जो है वो बुनियादी मेन फैक्टर होता है जो हमें बताता है उसकी एवोल्यूशन और उसके एंड का। अगर हम कहें कि जो बाकी खूबियाँ स्टार की डायमीटर, टेम्परेचर, वो चेंज होती रहती हैं वक़्त के साथ-साथ, और स्टार का जो एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है उसकी रोटेशन और मूवमेंट पे। अब आपके जो स्टार हैं वो एक-दूसरे से दूर-दूर भी हो सकते हैं और आपके पास वो एक लार्जर ग्रेविटेशनल बाउंड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिसे हम स्टार क्लस्टर बोलते हैं या गैलेक्सी बोलते हैं। अच्छा। अब एक लफ्ज आएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है कि एक ऐसी स्टार बॉडी जिसका फ्यूल जो उसका जो मैस है वो बुनियादी तौर पे फ्यूल है। न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे हमने पढ़ा है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, उसके मैस को कन्वर्ट कर रही होती है किसमें, एनर्जी में। तो कुछ प्रोसेस के बाद स्टार जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका यानी जो जो, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके मैस की वजह से हो रही थी कि मैस उसका एंड पे जा रहा होता है। अब सुपरनोवा क्यों होते हैं? तो हम कहेंगे जो मैसिव स्टार हैं जब वो ह्यूज अमाउंट में न्यूक्लियर फ्यूल यानी जो उनका मास होता है, जो उनकी कोर में जल रहा होता है, तो वो टन्स ऑफ एनर्जी पैदा करते हैं।
ये सेंटर ज़ाहिर है अच्छा खासा गर्म हो जाता है। इस हीट की वज़ह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर जो होता है स्टार को जो न्यूक्लियर बर्निंग होता है, उसे कोलैप्स करने से रोक रहा होता है क्योंकि ये बाहर की जानिब होता है। जबकि जो स्टार की ग्रेविटी होती है वो उसके मुखालिफ सिमत में होती है, तो ये 2 मुखालिफ फोर्सेस हैं जो बैलेंस रख रही होती हैं। जैसे मैंने कहा स्टार की ग्रेविटी अंदर उसको साइज छोटा करना चाहती है, तो उसे टाइटेस्ट बॉल की तरह लाना चाहती है, मगर जो न्यूक्लियर फ्यूल बर्न कर रहा होता है कोर पे वो एक आउटवर्ड प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से ये एक बैलेंस कंडीशन में रहता है। मगर जैसे ही उसका फ्यूल खत्म होता है, ये ठंडा होता है, तो अब प्रेशर आपका ड्रॉप हो गया, तो आपकी ग्रेविटी विन कर जाएगी, तो वो स्टार सडनली कोलैप्स करेगा। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास मिलियन टाइम मास ऑफ अर्थ अगर कोलैप्स कर जाए 15 सेकंड में, तो ये कोलैप्स इतनी तेजी से होगा, इतना बड़ी शॉक वेव बनेगी कि जो आउटर पार्ट है स्टार का वो एक्सप्लोड हो जाएगा। ये जो एक्सप्लोजन है इसे सुपरनोवा कहते हैं। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास जो मास अगर हम के 8 सोलर सिस्टम से नीचे होगा तो हम कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर इसका 8 इसे 25 सोलर मैसेज के बीच में होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर 25 सोलर मैसेज से ज्यादा होगा तो ब्लैक होल बनेगा। अब आपके पास जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स हैं ये आमतौर पे यानी एक्सप्लोड होते हैं वो आपके उनके बकिया हिस्से जो बचते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ बोला जा रहा है सोलर मास। सोलर मास आमतौर पे सूरज के मास को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, यूनिट के तौर पे देख रहे होते हैं कि जो बाकी आपके पास खला में मौजूद चीज़ें हैं, उनका उससे कंपैरिज़न चल रहा होता है। तो आम तौर पे सोलर मास कितना होता है 2 into 10⁻30 केजी हम ले रहे होते हैं। एक लफ्ज़ और भी आप सुनेंगे अक्सर नेबुला। आप देखते हैं ये जो स्टार इसमें के गिर्द एक डस्ट का आपको लगा होता है कि जायंट क्लाउड और डस्ट होते हैं, ये बुनियादी तौर पे निबोला होते हैं। निबोलाई इसके प्लूरल फॉर्म है, वो जो गैस और डस्ट आपके एक्सप्लोजन सुपरनोवा के नतीजे में बनते हैं, उससे हम बोलते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार क्या है? तो अभी हम पहले देख चुके हैं कि जब स्टार आपके पास 8 से 25 सोलर मैसेज के बीच में वो सुपरनोवा करता है, तो उसकी जो आउटर लेयर है वो तो फट गई। अब अंदर पीछे क्या बचा? आपकी डेंस कोर बच गई, जो अब आपके पास कोलैप्स कर रही है। तो ग्रेविटी जो प्रेस करती है मटेरियल को अंदर की जानिब, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंबाइन करके न्यूट्रॉन बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन स्टार बनता है। सादा लफ्जों में ये ऐसे है। अब न्यूट्रॉन स्टार इंतहाई डेंस होते हैं, इनका डायामीटर तकरीबन 20 किलोमीटर तक होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हाई डेंसिटी, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये रैपिड स्पिनिंग मोशन भी साथ रख रहे हैं। अब रैपिड स्पिनिंग मोशन कहाँ से आ गई? जो सुपरनोवा है वो क्योटिक इवेंट है। आप कहेंगे कि इसमें हमें आप मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो जो उसका बचा-खुचा बच गया है वो स्पिन करता है बड़ी तेज़ी से और आपके पास वहाँ से रेडियो वेव्स भी स्पिन के नतीजे में पैदा होती हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार आम तौर पे 43,000 टाइम पर मिनट स्पिन कर सकता है, मगर वक़्त के साथ-साथ ये स्लो होता जाता है इसकी स्पिनिंग। अच्छा, अब जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उसमें से अशिया चीज़ें भी निकलती रहती हैं और वो आपके पास यानी ऐसे पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब-करीब होते हैं। तो ये बीम जब हमारी अर्थ के पैन से पास करती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बल्ब लाइट हाउस से बल्ब यानी फ्लैश कर रहा है। तो साइंटिस्ट ऐसे फ्लैश को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं क्योंकि उसकी पल्सिंग अपीयरिंग होती है और आम तौर पे जो पल्सर की स्पिन होती है 0.1 से लेकर 60 टाइम्स पर सेकंड होती है। तो अब इतनी प्रिसिजन की वजह से ये जो मिशन प्रॉपर्टीज है इसे हम क्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और मेजरमेंट के लिए कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और दीगर जो क्वांटिटीज होती हैं। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर की जो उसके ढांचे की खूबियां वो भी मालूम नहीं है। अब इसी तरीके से ब्लैक होल्स का कंसेप्ट आ जाता है। ब्लैक होल्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्पेस है जहां पे ग्रेविटी इंतहाई ज्यादा होती है कि वो किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देती। इवन लाइट भी नहीं जा सकती उसको छोड़ के। तो ऐसे चीज को क्या बोल देते हैं? ब्लैक होल कह देते हैं। अब हम पीछे पढ़ के आए कि सुपरनोवा की जो चीज बाकी बच जाती है तो उसका जो मैस होता है जब वो एक्सीड करता है 25 सोलर मैसेज से ज्यादा, तब जो चीज बाकी बचती है वो ब्लैक होल्स की सूरत में आती है। यानी ह्यूज मैस है। 25 सूरजों से ज्यादा बड़ा सितारा हो, वो जब सुपरनोवा करेगा तो तब आपका ब्लैक होल बनेगा। तो उसकी जो कोर कोलैप्स कर रही है, अब उसे कोई भी चीज़ नहीं रोक पा रही, वो कोलैप्स करती जा रही है। तो अब जैसे अब आपके पास क्या होगा कि ये कोलैप्स एक्सीड कर जाता है एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को जहाँ पे डेंसिटी इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। इतनी ह्यूज डेंसिटी हो जाती है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें से लाइट भी नहीं एस्केप कर सकती। आम तौर पे जो ब्लैक होल्स में हम कहते हैं डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, एक स्मॉल पॉइंट पे कंसंट्रेट की होती है। अब
आपने अक्सर ब्लैक होल्स का लफ्ज़ एक बहुत ही क्या है फ़ैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट हमें लगता है स्पेस के अंदर। हमारी जो मिल्की वे है इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं, यानी इतने बड़े-बड़े सितारे हैं हमारी मिल्की वे में जो सूरज से भी बड़े हैं और मगर इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अब सबसे लेटेस्ट इमेज जो हमें मिला 2019 में इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप से मिला है, तो उसकी जो ये फ़ोटो आप देख भी रहे हैं साथ में, तो ये आपके पास M87 गैलेक्सी जो 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है ज़मीन से, उसको जस्ट देखा गया। अब जो साइज़ है अगर देखा जाए तो उसका रेडियस बड़े एक सादा से फ़ॉर्मूले से देखा जाता है R=2gm/c² से। तो 4 तरह के ब्लैक होल होते हैं हमारे पास स्टीलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव, मिनिएचर। तो आम तौर पे हम ज़्यादा स्टीलर को देख रहे होते हैं जो स्टीलर डेथ से आ रहा होता है आपके पास। अब 2 लफ्ज़ और आएँगे, इवेंट होराइज़न। ये आम तौर पे ब्लैक होल की बाउंड्री होती है, जो कह लें उसका ब्लैक होल का मुँह होता है, तो जिस जहाँ से आपके पास कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती। तो एक दफ़ा आपने इवेंट होराइज़न क्रॉस कर लिया तो फिर आप नहीं जा सकते। जो इनर रीजन है ब्लैक होल का जहाँ पे सारा मैस लाई करता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगल पॉइंट होता है और आपके पास सारा मैस वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। अब चूँकि हमने जैसे पढ़ा कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती इवन होराइज़न से, जो थ्रेशोल्ड डिस्टेंस है डिटरमाइन करता है कि भई चीज़ें एस्केप करें, तो वो आपके पास मेज़रमेंट करने में आपको मुश्किलात आएँगी। तो हम एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते ब्लैक होल की। तो फिर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी मौजूदगी की। वो कैसे? कि जो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं गैलेक्सीज़ के, हम कहते हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो उनके गिर्द मैस क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो आपके पास हम कहते हैं कि ये जो आपके पास फैक्ट है कि ह्यूज अमाउंट जो है वो एक बहुत थोड़ी-सी जगह में है, तो हम उसका साइज़ नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि कोई रोशनी हम तक उससे टकरा के वापस ही नहीं आएगी। तो हम सिर्फ़ एस्टिमेट करेंगे उसके सराउंडिंग बिहेवियर के, उसके जो सराउंडिंग मैटर है उसके बिहेवियर से और वो जो मास उसके गिर्द घूम रहा है उसके लिहाज़ से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।